India Legal presents Courts Roundup. उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूरी दे दी है। बता दें आपको कि अब प्रयागराज पुलिस माफिया से पूछताछ करेगी, जिसके लिए पुलिस ने 150 सवालों की सूची भी बनाई थी। अतीक और अशरफ को पुलिस रिमांड के बाद उसे उमेश पाल हत्याकांड मामले के तथ्य जानने की कोशिश होगी। वहीं अतीक का बेटा असद झांसी में एटीएस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने उमेश पाल हत्या मामले में गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में पुलिस ने दलील दी कि हत्याकांड में पूछताछ करना जरूरी है। उमेश पाल और उनके 2 पुलिस सुरक्षा गार्डों को फरवरी में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वो 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले का मुख्य गवाह था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम ने अहमद और अशरफ दोनों की उपस्थिति में यह आदेश पारित किया। जिस वक्त सुनवाई चल रही थी उस वक्त खबर आई कि अतीक अहमद का बेटा असद को उत्तर प्रदेश विशेष टास्क फोर्स ने एक मुठभेड़ में झांसी में मार गिराया। उमेश पाल हत्याकांड में असद भी वांछित था। उसके सहयोगी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। अभियुक्तगण अतीक अहमद व अशरफ को पुलिस कस्टडी रिमांड में दिनांक 13/4/2023 से 17/4/2023 को 5 बजे शाम तक के लिए दिया गया है और ये भी आदेश किया गया है कि उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के पहले उनका चिकित्सीय परीक्षण कराएंगे और अभियुक्तगण अतीक अहमद अशरफ यदि चाहें तो अपने अधिवक्ता कर सकते हैं, किंतु उनके अधिवक्ता 100 मीटर दूरी से ही कार्रवाई को देख सकेंगे। मामले में एफआईआर पाल की पत्नी द्वारा अहमद, अशरफ, उनके परिवार के सदस्यों और अन्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, धारा 148, धारा 149 के लिए गैर कानूनी रूप से जमा होना, धारा 302, धारा 307 और धारा 506, धारा 302, धारा 307 और धारा 506 के तहत शिकायत पर आधारित है। अतीक अहमद को जहां अहमदाबाद की साबरमती जेल से अदालत लाया गया, वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से लाया गया। उमेश पाल हत्याकांड में वी वारंट मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस बुधवार को साबरमती जेल से माफिया अहमद और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को लेकर केंद्रीय कारागार नैनी पहुंची। अतीक और अशरफ को नैनी जेल में अलग अलग बैरक में रखा गया। इसी जेल में माफिया अतीक का बेटा अली भी बंद है। पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्व लोकसभा सांसद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जब जेल स्थानांतरण के दौरान उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ रिमांड कार्यवाही के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अली अहमद, एक अन्य पुत्र अहमद को हत्या के प्रयास के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये पाया गया कि अली एक माफिया डॉन बनाने की ओर अग्रसर है, जिसकी भूमिका उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आई। यूपी की एक स्थानीय अदालत ने पिछले महीने प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उमेश पाल अपहरण मामले में अहमद और 2 अन्यों को दोषी ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं ईसाई और मुस्लिम दलित को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की रूपरेखा जुलाई 2023 में तय हो गई। बता दें आपको कि लगभग 20 सालों से लंबित इस मामले पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व चीफ जस्टिस के बालाकृष्णन के नेतृत्व में बनी कमेटी की रिपोर्ट का वह इंतजार कर रही है। वहीं 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे पर फैसला सुनाने का निर्णय किया।
कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण के बाद भी सामाजिक कलंक बना रह सकता है। धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बन चुके दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के मुद्दे पर 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे पर फैसला सुनाने का निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला लगभग 2 दशकों से अदालत में लंबित था। सुनवाई के दौरान जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि क्या दूसरा धर्म अपनाने के बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है या नहीं। कोर्ट ने इस पर भी हैरानी जताई कि दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को आरक्षण के मामले पर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आ चुकी है, तो फिर सरकार नया आयोग क्यों बना रही है। अदालत ने कहा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट दी और आपने अपनी समझदारी से कहा कि आप इसे नहीं मानते। अब आपने नया आयोग बना दिया, क्यों हमें आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अदालत ने कहा कि दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी व्यक्ति को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है। अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। इनमें मांग की गई थी कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बनने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और आरक्षण समेत दूसरे लाभ दिए जाएं। इन याचिकाओं में संविधान आदेश 1950 को भी चुनौती दी गई है। इस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया गया है। 1950 का ये आदेश कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि संविधान आदेश 1950 असंवैधानिक नहीं है और इससे ईसाई और इस्लाम धर्म को इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि इन दोनों धर्मों में छुआछूत नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया था कि उसने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को मंजूर नहीं किया है क्योंकि उसमें कई खामियां थी। सरकार ने पिछले साल पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। ये आयोग नए लोगों को एससी का दर्जा दिए जाने की मांग करेगा, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति होने का दावा करते हैं लेकिन बाद में किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए। अदालत ने कहा कि सामाजिक कलंक और धार्मिक कलंक अलग अलग बातें हैं। कई बार दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी व्यक्ति को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है। जब हम संवैधानिक सवालों पर विचार कर रहे होते हैं तो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। वहीं कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुसलमानों के लिए 4% OBC आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टिंग कर दी है। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को OBC कैटेगरी से बाहर करने का फैसला किया था और उन्हें श्रेणी 2B के तहत दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया। आरक्षणों को वीरशैव लिंगायतों और वोक्कालिंगाओं के बीच समान रूप से 2% पर वितरित किया गया। कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4% OBC आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक मुस्लिम संगठन ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा। हालांकि कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में मुसलमानों को दिए गए लगभग 3 दशक पुराने 4% आरक्षण को खत्म करने के बीजेपी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला के खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील कपिल सिब्बल ने CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच को बताया कि ये 4% आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ है। इस पर सुनवाई हो। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने पहले अलग खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया है, लेकिन इसे नहीं लिया गया। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी दोषों को ठीक नहीं किया गया। हालांकि सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि सभी खामियां दूर कर ली गई है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। 25 मार्च को कर्नाटक की बसवराज बोम्बई सरकार ने 2B श्रेणी को खत्म कर दिया और कहा कि पहले मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण अब लिंगायत और वोक्कालिंगा के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। कर्नाटक में मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मामला तूल पकड़ सकता है। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी से बाहर करने का फैसला किया और उन्हें श्रेणी 2B के तहत दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया। आरक्षणों को वीरशैव लिंगायतों और वोक्कालिंगाओं के बीच समान रूप से 2% पर वितरित किया गया। सरकार ने 101 अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण भी प्रदान किया। श्रेणी 2B के तहत आने वाले मुसलमानों को 10% EWS कोटा पूल में ले जाया गया। ये ओबीसी मुस्लिम कोटा वोक्कालिंगा और लिंगायत के बीच बांटा गया है। कोटे के लिए पात्र मुसलमानों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार के फैसले ने आरक्षण की सीमा को अब लगभग 57% कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक कर्मचारी को आरटीआई अधिनियम के तहत सेवा से संबंधित जानकारी की आपूर्ति न करना मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को छोड़कर एक खुफिया और सुरक्षा संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट देने का फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की एक डिवीजन ने कहा था कि अभिव्यक्ति मानव अधिकार को संकीर्ण या सोच समझा अर्थ नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वे एक खुफिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान में काम करते हैं। इस फैसले को भारत संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। शीर्ष अदालत के समक्ष इस मामले की सुनवाई जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने की। हालांकि ईडी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सवाल को खुला छोड़ने का फैसला किया है और हाईकोर्ट के तर्क को अस्वीकार कर दिया। ईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि हालांकि मांगी गई सूचना की आपूर्ति पर उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी न्यायिक मंचों के समक्ष अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन नहीं कर सकते तो ये संगठन प्रतिष्ठान निरंकुश बन सकते हैं। वीडी सावरकर के पोते ने सावरकर को कथित रूप से कायर कहने और लंदन में कार्यक्रम में उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और जंगली आरोप लगाने और उनके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पुणे कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की है। सत्य की सावरकर द्वारा एडवोकेट संगम कोल्हाटकर के माध्यम से प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर की गई शिकायत में कहा गया कि गांधी कई वर्षों से और पिछले महीने एक सभा को संबोधित करते हुए बार बार स्वर्गीय वीडी सावरकर को बदनाम कर रही हैं और उन्हें गाली दे रही हैं। यूनाइटेड किंगडम और में ओवरसीज कांग्रेस में उन्होंने जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उपनाम सावरकर को बदनाम करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और जंगली आरोप लगाए, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची। शिकायत में आगे कहा गया है कि गांधी ने जानबूझकर एक बयान दिया जिससे स्वर्गीय सावरकर की मानहानि हुई, जिससे उनके परिवार के सदस्यों और निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंची और इससे दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव भी पैदा होगा। शिकायत में आगे कहा गया कि दिवंगत सावरकर से संबंधित आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, शिकायतकर्ता की जानकारी के लिए निराधार हैं, क्योंकि इसी तरह की घटना का कोई सबूत नहीं है और वीर सावरकर के खिलाफ अपने आरोपों से के समर्थन में आरोपी द्वारा रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं लाया गया। ये दोहराया जाता है कि वीर सावरकर ने अपने किसी भी लेख में ऐसी घटना का वर्णन नहीं किया है और कथित मानहानिकारक बयान उनके द्वारा दिया गया है। अभियुक्त ये जानते हुए कि ये झूठा है और इसीलिए उक्त मानहानिकारक बयान
नेक नीयत से नहीं किया गया। सूरत की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आदेश 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। न्यायाधीश रॉबिन मुगेरा ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने से पहले गांधी और शिकायतकर्ता भाजपा के पूर्णेश मोदी को सुना। सूरत में एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी की दोष सिद्ध पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील RS चीमा ने कहा है कि राहुल गांधी वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और दोष सिद्ध होने के बाद उनकी संसद सदस्यता का जाना बड़ी क्षति है। राहुल गांधी के वकील RS चीमा ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने मुवक्किल राहुल गांधी की ओर से कहा कि मेरा भाषण मानहानि करने वाला नहीं था, लेकिन उसे परिप्रेक्ष्य में अलग रखकर मानहानिकारक बनाया गया है। असल में मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री की बेबाकी से आलोचना की। गलत तरीके से मेरे खिलाफ ट्रायल चलाया गया। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले पर सीबीआई को सौंपने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा है कि उन्हें अभी राज्य सरकार से आगे का निर्देश नहीं मिला है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को पहले ही बताया गया था कि वह सीबीआई जांच के लिए तैयार है। इसके बाद सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं तो कोर्ट के द्वारा इसमें कोई आदेश की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में सीबीआई जांच किए जाने को लेकर हलफनामा दाखिल कर कहा था कि जिस पर सरकार की ओर से निर्देश नहीं मिल सका। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दे दिया है और 2020 में हुई इस घटना की जांच सीबीआई को देने का उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने विरोध किया था। लेकिन अब नई शिंदे सरकार ने कहा है कि उसे आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर ऐसा है तो राज्य सरकार इस बारे में आदेश पारित कर सकती है। 29 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सीबीआई जांच की इजाजत दे दी थी। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मामले में 2 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा तो इसमें कानूनी पेचीदगियां नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को तैयार है। 2020 में हुई इस घटना की जांच सीबीआई को देने का उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने विरोध किया था। अब नई शिंदे सरकार ने कहा है कि उसे आपत्ति नहीं है। याचिका शशांक शेखर झा ने दायर की है। 11 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मामले में सुनवाई हुई और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और ईडी से जवाब मांगा। याचिका के माध्यम से मामले की कार्रवाई को दूसरे न्यायाधीश को सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। जस्टिस विनय कुमार गुप्ता ने 4 मई 2023 की बहस के लिए तारीख तय की और ईडी को इससे पहले अपनी जवाब प्रति दाखिल करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ निचली अदालत में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए स्पेशल सीबीआई जज विकास ढल की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जाएगी। मामले की सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय गुप्ता की बेंच में सत्येंद्र जैन की ओर से कहा गया है कि जब तक ट्रांसफर की इस याचिका पर कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक के लिए निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए, जिससे कोर्ट ने ठुकरा दिया। बता दें आपको कि ईडी की ओर से कहा गया कि 4 मई से पहले हम अपना जवाब दाखिल कर लेंगे और सीबीआई मामले में भी ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर याचिका के साथ ही उस दिन सुनवाई तय है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा है कि एक अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत
के लाभ का दावा नहीं कर सकता है जब उसने जांच के लिए दिए गए समय के पहले विस्तार को चुनौती नहीं दी और दूसरा विस्तार उसकी उपस्थिति में दिया गया था और फिर विस्तार की अवधि के भीतर चार्जशीट दायर की गई थी। कई तरह के बेल के बारे में जानकारी देंगे लीगल, जी हाँ, इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। इंडियन लॉज में कई तरह की बेल्स होती हैं, जैसे कॉमन बेल, डिफॉल्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल। सबसे पहले जब अक्यूज 60 से 90 दिनों तक कस्टडी में होता है, उसे कोर्ट के सामने नहीं लाया गया होता और उस पर कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई होती, तब डिफॉल्ट बेल उसका राइट होता है। कॉमन बेल, ऑल्सो नोन एज रेगुलर बेल, उस पर्सन को मिलती है जो पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में हो, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो या उस पर ट्रायल चल रहा हो। कोर्ट मेरिट के बेसिस पर यह बेल देता है, जैसे कि नेचर ऑफ द क्राइम, एविडेंस अवेलेबल एंड द अक्यूज पर्सन्स क्रिमिनल हिस्ट्री। एंटिसिपेटरी बेल अक्यूज को गिरफ्तार होने से पहले दी जाती है, पर यह जमानत केवल उसी पर्सन को मिलेगी जिसके पास एक प्रॉपर रीजन हो और श्योरिटी हो कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा सकता है। इंटरिम बेल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, यूजुअली नेक्स्ट हियरिंग तक के लिए, जब अक्यूज को कोई अर्जेंट वर्क हो, सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडिंग फैमिली फंक्शन। इंडियन लॉ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अक्यूज को टेम्पररी रिलीज होने का राइट देता है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.